Only 2 months are left to June 2023 examination, and you must have completed all your lectures and about to set up your revision schedule. Now, in order to help you with the revision of GST, I am creating this revision series Gati Se GST, which will help you revise the subject quickly and thoroughly. So, without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly. Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics, and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Executive December 23 attempt. In order to enroll, reach out to the below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विथ रजिस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के पर्सन जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता है टैक्स अपने कस्टमर्स से, और वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता है उस टैक्स का जो उसने पे करा है। उसके बाद में इसमें पॉइंट दिया है जीएसटीआईएन का। जीएसटीआईएन जो है इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी में है वो पैन बेस्ड है और स्टेट स्पेसिफिक है। 15 डिजिट का नंबर होता है। टैक्स स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नहीं है जीएसटी के अंदर, जो फोर्थ वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर क्या है जीएसटीआईएन का, तो इसमें जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट होती है वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद में पैन नंबर होते हैं अगले 10 डिजिट्स। देन जो 13th डिजिट होती है वो असाइन करी जाती है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस विद इन अ स्टेट। 14th डिजिट जो है वो जेड होती है बाय डिफॉल्ट, और जो लास्ट डिजिट होती है वो चेक कोड होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको जीएसटीआईएन के अंदर ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 22, जिसमें दिया हुआ है लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इसमें एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंक्लूड करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज भी, एग्जाम सप्लाईज भी, और जो भी सप्लाई होती है थ्रू एजेंट, उस केस में भी जो अमाउंट होता है उस सप्लाई का वो एजेंट और प्रिंसिपल दोनों के एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करते वक्त जो है हम इंक्लूड करते हैं। इसमें पूरा ये एग्रीगेट टर्नओवर की जो है डेफिनेशन दी हुई है कि वैल्यू ऑफ ऑल दी आउटवर्ड सप्लाईज, सारी आउटवर्ड सप्लाईज आपको कंसिडर करनी है, जैसे टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन जिनका सेम पेन है और ऑल इंडिया बेसिस पे। तो जितने भी लोग जो है सेम पेन में रजिस्टर्ड हुए हैं, सबका जो भी टर्नओवर है उनका वो क्लब करा जाएगा और पैन इंडिया बेसिस पे जो है कैलकुलेट करा जाएगा। इसमें से आपको क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, माइनस क्या क्या करना है? सीजीएसटी का अमाउंट जो है वो माइनस करना है, एसजीएसटी का अमाउंट माइनस करना है, यूटीजीएसटी का अमाउंट माइनस करना है, आईजीएसटी का अमाउंट माइनस करना है, और कंपनसेशन सेस जो है वो माइनस करना है। एंड लास्ट इज वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगर मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं जिस पर की टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज में पे होने वाला है, तो मेरे टर्न ओवर में तो वो इंक्लूड होगा क्योंकि मेरे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन जिसको मैंने सप्लाई करी है उसके लिए वो इनवर्ड सप्लाई है। तो जब वो अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेगा तो उसमें उस सप्लाई को जो है इंक्लूड नहीं करा जाएगा, दो उस पर टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज पर ही पेबल है फिर भी। उसके बाद में इसमें आपको ये समझना है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है एग्रीगेट टर्नओवर के बाद में। तो इसमें दिया है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ऑपरेट करते हो, जिसको याद रखने का तरीका है नामी मंत्री, तो उसमें लिमिट है 10 लाख रुपीज की, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, या दोनों हो। संपट का अगर केस है, संपट का मतलब है सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, उस केस में लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीज की है, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, या दोनों हो। उसके बाद में थर्ड एक कैटेगरी है अजोश की कैटेगरी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, आसाम, बाकी के जो भी बचे हुए स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें बोला है अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो 20 लाख की लिमिट है, अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, और यहाँ पर ध्यान आपको रखना है अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो, सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं, वो बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव, आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई अगर करते हो तो 40 लाख रुपीस की जो लिमिट है वो आपको दी जाएगी। अब एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स में हम उस सप्लायर को भी इंक्लूड कर देते हैं जो कि गुड्स के साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा है एग्जम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स या लोन्स इन सो फार कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो अगर वो लोन देता है, डिपॉजिट देता है, एडवांसेस देता है और उसको बदले में इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिलता है, तो वो
सर्विसेज तो दे रहा है, बट ये सर्विसेज जो है ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कवर है, ये पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है जीएसटी के अंदर, इसीलिए हम उसको एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही मानते हैं, और उसके केस में लिमिट जो है वो 40 लाख रुपीस की ही एप्लीकेबल होगी। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं आपकी, इंक्लूडिंग इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो दूसरे स्टेट्स में भी है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी है, तो उस केस में जो लिमिट है वो रिड्यूस हो जाती है टू द लिमिट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि ये तभी होगा जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट से जो भी सप्लायर है वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हो। तो ये लिमिट जो है ये रिड्यूस हो जाएगी टू द लिमिट ऑफ एससीएस अगर सप्लायर जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से। अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं इंक्लूडिंग इन एससीएस और एससीएस से आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हो, तो उस केस में एससीएस वाली लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 40 लाख वाली लिमिट हमने पढ़ी है वो किन किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, तो जहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन नंबर 24, वहां पे वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जहां पर सप्लाईज आप कर रहे हो टिप की यानी टोबैको, आइसक्रीम और पान मसाला, उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। मेकिंग सप्लाईज इन संपट या फिर एससीएस, ठीक है, तो संपट और एससीएस के केस में तो लिमिट 10 और 20 लाख की है, तो 40 लाख की लिमिट की बात ही नहीं आती। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है जहां पे आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लिया। अगर आपने वॉलंटरी ही रजिस्ट्रेशन ले लिया तो लिमिट का तो वहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद जो हमने देखा था एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें हमने देखा था कि टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों सप्लाईज इसमें होती है। तो एग्जाम सप्लाईज के अंदर कौन कौन सी सप्लाईज आती हैं? जो अट्रैक्ट करती है नील रेट ऑफ टैक्स, जो हुली एग्जम्प्ट है टैक्स से, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको कहां पर लेना है, किस प्लेस ऑफ बिजनेस पे लेना है, तो एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे टैक्सेबल सप्लाईज आप कर रहे हो, तो एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो वहां पे आपको जो है क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस में सबसे पहले तो वो प्लेस आ जाती है जहां से बिजनेस जो है वो ऑर्डिनरीली कैरी करा जाता है, एंड इसमें आप इंक्लूड करते हो वेयर हाउस, गोडाउन, कोई भी दूसरी प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स, सप्लाईज और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और गुड, तो जहां वो अपना सामान स्टोर करता है, और ऐसी जगह जहां पर वो जो है जहां से वो सप्लाई करता है अपना सामान, या फिर जहां पर वो सामान रिसीव करता है, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद प्लेस वेयर दी टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर भी टैक्सेबल पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है वो जगह भी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस थ्रू एन एजेंट, जिस भी जगह पर प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के थ्रू जो है बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वो जगह भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाएगी। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में एक बार सेक्शन 22 को मॉड्यूल से भी गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि हर एक सप्लायर जो कि लायबल है रजिस्टर होने के लिए एक्ट में किसी भी स्टेट या यूटी में अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की, जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाए 20 लाख रुपीस को, रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर इन अ टैक्सेबल सप्लाई हैज बीन मेड। उसके बाद जो भी सप्लाईज एजेंट्स करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वो भी इंक्लूड करी जाएगी इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। उसके बाद बोले जो एससीएस है यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उस केस में कब होगा, जब एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाएगा 10 लाख रुपीस को। बीच में यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह जो है उसकी बात करिए जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 40 लाख रुपीस और उसकी बात करिए तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्ट के अंदर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बोला है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन एक पर्सन जो है उसको माना जाएगा कि वो सप्लायर ऑफ गुड्स ही है अगर वो एंगेज्ड है इन द एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स या एडवांसेस इन सो फार कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। उसके बाद में यहाँ पर एक समरी फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेट जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10 लाख की है, जिसमें 20 लाख की है, और जिसमें 20 लाख की है सर्विसेज के लिए और 40 लाख की है गुड्स के लिए, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड जो इसमें है यानी 22 का जो सबसेक्शन 2 है उसमें ये बोला है कि हर एक पर्सन जो कि ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे रजिस्टर्ड था या लाइसेंस होल्ड कर रहा था एग्जिस्टिंग लॉ में यानी जीएसटी के पहले वाले लॉ में, वो लायबल होगा टू बी रजिस्टर्ड इन द जीएसटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद में लाइबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड इन केस ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज सबसेक्शन 3 में बोला है कि अगर बिजनेस कैरी कर रहा है कोई टैक्सेबल पर्सन और वो उस बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है चाहे ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन या फिर किसी और तरीके से, तो सक्सेशन का मतलब क्या है, डेथ हो गई और फिर उसके बाद में बिजनेस जो है वो लीगल हायर को चला गया, या अदरवाइज का मतलब आपने किसी और को ही ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया अपना बिजनेस, किसी और पर्सन को बेच देते हो आप। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आप बेच रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न मतलब आगे भी वो बिजनेस कैरी करा जाएगा। तो उस केस में जो भी ट्रांसफर या सक्सेसर है, ठीक है, वो लायबल हो जाता है टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन।
जब से ट्रांसफर या सक्सेशन जो है वो इफेक्ट में आया है, उस दिन से जो भी ट्रांसफर या सक्सेसर है वो लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए। तो यहां पर आपको जो है एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 4 में दिया है रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। इसमें बोला है कि ट्रांसफर अगर कर रहे हो परसुएंट टू सैंक्शन ऑफ अ स्कीम और एन अरेंजमेंट फॉर अमलगमेशन, या डीमर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज का केस है परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल या अदरवाइज, तो जो भी ट्रांसफर है वो लायबल हो जाएगा टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर। तो जिस दिन आरओसी नई कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना करके दे देगा, उस दिन से लाइबिलिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन की आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स दिए हैं जिसमें लिखा है कि एग्रीगेट टर्नओवर जो इसमें इंक्लूड होगी सारी सप्लाईज मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, चाहे वो खुद के अकाउंट पे कर रहा हो या अपने प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे कर रहा हो। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स जो करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, उसको ट्रीट करा जाएगा एज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल, एंड जो वैल्यू है उस सामान की वो इंक्लूड नहीं करी जाएगी इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, बिकॉज रजिस्टर्ड जॉब वर्कर एजेंट नहीं होता है, तो ये एजेंट वाला केस नहीं है। तो हम क्या मानेंगे कि प्रिंसिपल ने ही, जिसके गुड्स पे जॉब वर्कर ने काम करा है, उसी ने क्या करा, सप्लाई करी है, और उसी के बस टर्नओवर में हम इंक्लूड करेंगे उस वैल्यू ऑफ सप्लाई को, हम रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट का क्या मतलब है तो आपको पता है। उसके बाद इसमें दिया है पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में बोला है कि फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। नेमली कौन कौन से पर्सन है, तो कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स, एक्सक्लूसिव वर्ड पे आपका फोकस होना चाहिए, कोई भी पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली क्या काम कर रहा है, सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स और हुली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईजीएसटी। और दूसरा एक एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसने जो भी कल्टीवेशन ऑफ लैंड की मदद से प्रोड्यूस करा है, जब वो उसकी सप्लाई कर रहा है तो एग्जम्प्ट है जीएसटी से, लेकिन अगर वो उसके अलावा कुछ भी कर रहा है तो फिर वो जो है जीएसटी में कवर हो जाएगा, यानी उसको रजिस्ट्रेशन फिर लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट का मीनिंग यहाँ पे उन्होंने दिया, इसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ, कंपनी की बात नहीं करी है, इंडिविजुअल या एचयूएफ जो कि अंडरटेक करता है कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर और बाय द लेबर ऑफ फैमिली, या फिर सर्वेंट ऑन वेजेस पेबल इन कैश और काइंड, या फिर हायर्ड लेबर के थ्रू अंडर द पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। इसके बाद लिखा है गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंडेशन पे काउंसिल के नोटिफाई कर सकती है कैटेगरी ऑफ पर्संस को जिनको कि एग्जम्प्ट कर दिया जा सकता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। तो उसमें उन्होंने नोटिफाई किनको करा है, एक ऐसे पर्सन को जो कि सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाईज करता है। अगर वो रिवर्स चार्ज, यानी अगर मैं रिवर्स चार्ज की सप्लाईज करता हूं तो मेरे को तो टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं जिनको सप्लाईज करता हूं टैक्स तो उनको पे करना है, रिसिपिएंट्स को। तो इसलिए उन्होंने जो भी पर्सन रिवर्स चार्ज की सप्लाईज करता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। उसके बाद में एक ऐसा पर्सन जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सर्विसेज की इन अ फाइनेंशियल ईयर, और कब रजिस्ट्रेशन लेना है, तभी जब आपका वो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख एज द केस में भी को क्रॉस कर जाए। जब आप 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो उसमें ये लिखा है कि इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, लेकिन यहां पर उन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट करा कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो सर्विसेज की तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आपको तभी लेना है जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करेगा। उसके बाद पर्सन जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, उसको भी रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब 20 लाख से ज्यादा चला जाता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर, या फिर जो 10 लाख की लिमिट है उससे ज्यादा चला जाता है। एंड देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको भी कब लेना है, जब 20 लाख या 10 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो ये आपको चारों इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपको 22 और 23 जो है वो ध्यान में रखना है। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.